हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खनिज जो है हमारे जीवन का एक अनिवार्य भाग है। हमारे चारों ओर मौजूद जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं वो संसाधन खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसको भूपर्पटी या फिर क्रस्ट कहा जाता है, तो क्रस्ट जो है विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। देखिए, जिस समय हमने आपको भूपर्पटी के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है और इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भूपर्पटी पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे एक छोटी सी सुई क्यों ना हो या फिर एक बड़ी सी इमारत तक या फिर एक बड़ा सा जहाज, ये सभी क्या है, खनिजों से बने हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी खनिजों से मिलकर बनी हैं। जैसे अपने घर का उदाहरण लें, आपके घर के किचन में या रसोई में जो बर्तन होते हैं तो बर्तन भी जो है खनिजों से मिलकर बने हैं, क्योंकि खनिजों से मिलने वाली जो धातुएं होती हैं उन धातुओं से आपके बर्तन बनते हैं। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाला जो अन्य सामान है वो सामान भी खनिजों से मिलकर ही बना है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, वो सभी खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो शरीर भी खनिजों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। यानी हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है और ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और गुणकारी होते हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन का केवल 0.3% भाग जो है खनिज होता है और बाद बाकी 99.7% भाग जो होता है वो भोज्य पदार्थ होता है। अगर हमारे भोजन में खनिज नहीं होंगे तो बाद बाकी जो 99.7% भोज्य पदार्थ वाला पार्ट है ये हमारे शरीर में व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में इस भोजन को पचाने में, इस भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में खनिज ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि खनिज जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो खनिज अगर हमारे भोजन में नहीं होंगे तो जो हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उससे हमें ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। देखिए, समरूप तत्व का मतलब होता है कि एक जैसा दिखने वाला। जब भी खनिज धरती से निकाले जाते हैं, देखिए खनिज जो है चट्टान में पाए जाते हैं। तो चट्टानों में क्या होता है, कई बार चट्टानों में एक से ज्यादा खनिज होते हैं। यानी एक ही चट्टान में आपको एक से ज्यादा खनिज अयस्क देखने को मिल जाएंगे। उनको बाद में निष्कर्षण किया जाता है, उनको जो है परिशोधन किया जाता है, तब बाद में जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व, यानी कि अगर देखा जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक जैसे दिखते हैं। आपके सामने अगर लौह अयस्क वाला जो लौह अयस्क है या फिर जो अन्य प्रकार के जो अयस्क है वो अगर रख दिए जाएं तो आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रकार के ही हैं, लेकिन जब उनको निष्कर्षित किया जाएगा, परिशोधित किया जाएगा, तब हमें उनके जो है मूल तत्व वो प्राप्त होंगे। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो खनिज होता है वो निश्चित तत्वों का योग होता है। तो ये जो तत्व जो इसके अंदर पाए जाते हैं ये भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां होती हैं, उनसे मिलकर ये तत्व बनते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कठोर रूप इसका हीरा है और सबसे नरम रूप जो है इसका चूना तक ये सम्मिलित है। यानी खनिजों का सबसे कठोर रूप जो है हीरा है और सबसे नरम रूप क्या है, चूना है, ये भी सम्मिलित है। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि खनिज जो होते हैं चट्टानों में पाए जाते हैं और एक ही चट्टान में कई बार क्या है, एक से ज्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। तो चट्टाने जो है खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, यानी एक जैसे मिलने वाले तत्वों के यौगिक होती हैं चट्टाने। कुछ चट्टाने जैसे कि चूना पत्थर, ये केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर जो चट्टाने होती हैं विभिन्न अनुपातों के खनिजों के योग से मिलकर बनी होती हैं। अब तक अगर बात की जाए तो अब तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यानी अब तक हमारी पृथ्वी पर लगभग 2000 से अधिक खनिजों को पहचाना जा चुका है। आगे यहां पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। तो सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज यहां पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहले आ जाती हैं आपके धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज में आपके सबसे पहले आ जाती हैं लौह धातु वाले खनिज, यानी ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश होते हैं, लौह धातु हैं। तो जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे कि लौह अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है,
ये सब क्या है, लौह धातु वाले खनिज हैं। अलोह वाले का मतलब खनिज क्या है, अलोह का मतलब ये है कि जिनमें लोहा नहीं होता है, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, ये अलोह खनिज बोले जाते हैं। बहुमूल्य खनिज में आपके सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं आ जाती हैं, ये आपके बहुमूल्य खनिज हैं। धातु के बाद आ जाते हैं आपके अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक में आपके जैसे अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म या फिर चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये क्या है, अधात्विक खनिज हैं। वहीं ऊर्जा खनिज में आपके जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ऊर्जा खनिज में आ जाते हैं। अब देखिए खनिज और आपके जो दंत मंजन, जो आप लोग दांतों वाला जो मंजन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप अब कई लोग तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, जो टूथ पाउडर होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कुछ अपघर्षक खनिज जैसे कि सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट, ये खनिज क्या है, स्वच्छता में मदद करते हैं, यानी हमारे दांतों के भीतर जो जर्म्स वगैरह छुपे होते हैं उनको बाहर निकालने में, उनको खत्म करने में जो आपके सिलिका है, चूना पत्थर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या विभिन्न फॉस्फेट होते हैं, ये काफी ज्यादा मदद करते हैं। फ्लोराइड जो है ये दांतों को गलने से रोकता है और ये फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने जो टूथ पाउडर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कुछ टूथ पाउडर जो होते हैं वो सफेद होते हैं, तो सफेद उनमें रंग लाने के लिए उसमें टिटेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, जो कि ड्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण क्या होता है, अब्रक होता है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ दंत मंजन से अगर आप दांत साफ करते हैं तो आपके दांतों में एक शाइनिंग या चमक आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उस दंत मंजन में अब्रक मिला हुआ है। टूथब्रश या पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है, यानी जो आप लोग टूथब्रश या पेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसकी जो ट्यूब होती है जिसके अंदर पेस्ट भरा होता है वो भी प्लास्टिक से बनी होती है, और प्लास्टिक हमें कहां से मिलती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। तो ये चीज यहां पे बताई गई है। आगे देखिए यहां पर भूगोलविद और जो भूवैज्ञानिक हैं, इन दोनों में अंतर बताया गया है कि ये लोग जब खनिजों का अध्ययन करते हैं तो इनके खनिजों का अध्ययन करने में क्या क्या अंतर आता है। अगर हम बात करें भूगोलविद की, तो देखिए भूगोलविद का मतलब होता है ज्योग्राफर। तो भूगोलविद क्या करते हैं, स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई भूगोलविद किसी क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है, किसी पहाड़ या पठार का अध्ययन कर रहा है, तो वहां पर आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहां पर ये खनिज पाए जा सकते हैं। वो ये नहीं देखेगा कि खनिज कैसे बने हैं, कौन कौन से कालक्रम में खनिज बने हैं, वो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं जुटाएगा। बस इतना वो अनुमान लगाएगा कि इस पहाड़ी में, इस पठार में यहां पर ये खनिज पाए जा सकते हैं। तो भूगोलवेत्ता जो है खनिज संसाधनों के वितरण और खनिजों से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी कितने मूल्य के हो सकते हैं, इनमें ज्यादा रुचि रखते हैं। वहीं एक भूवैज्ञानिक जो है, भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया, इन खनिज कब मिले हैं, कब कैसे बने हैं, किस कालक्रम में बने हैं, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक जो संगठन है, इनसे संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भूगोलविद क्या होते हैं, एक ऊपरी या सतही जानकारी रखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं। भूगोलविदों का मतलब इतना होता है। लेकिन जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका मतलब ये होता है खनिज कैसे बने हैं, उनके बनने की जो भौतिक और रासायनिक संगठन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो सब इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो यहां पर भूगोलविद और आपके जो भूवैज्ञानिक है, इनमें अंतर यहां पर समझाया गया है। खनिजों की उपलब्धता, यानी कि कैसे ये हमें प्राप्त होते हैं। देखिए सामान्यतः खनिज जो हैं ये अयस्क में पाए जाते हैं, और किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि प्रकृति में जो खनिज होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। किसी भी चट्टान में जब ये पाए जाते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा खनिज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसके लिए अयस्क शब्द इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका जो अयस्क होता है उसको जब हम निष्कर्षित करते हैं तब हमें पृथक खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनन का आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। यानी जो भी हम पदार्थ का खनन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चट्टान का खनन कर रहे हैं, तो खनन का तभी आर्थिक महत्व होगा जब उसका अयस्क जो हम निकाल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में खनिजों का संचयन हो, तभी हमारे लिए वो लाभकारी होगा, तभी उसका आर्थिक मूल्य भी होगा। खनिज प्राय निम्न शैल समूह में प्राप्त होते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी चट्टानों में ये पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे आग्नेय या फिर कायांतरित चट्टानों में खनिज जो है दरारों, जोड़ों, भ्रंशों या विद्रों में मिलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आग्नेय चट्टानें कैसी मिलती हैं, जो आपका लावा होता है, लावा जब धरातल पे आके ठंडा हो जाता है तब आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो छोटे जमाव जो हैं सिराओं के रूप में, देखिए जब आपका तरल मैग्मा है, तरल मैग्मा धरातल पे नहीं आ पाता है
पृथ्वी के अंदर ही जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी की जो छिद्र होते हैं उनमें जम जाता है, सिराओं के रूप में जम जाता है। तो वहां पर ये खनिज जो होते हैं छोटे जमाव सिराओं के रूप में, और जब जो मैग्मा है धरातल पे आने के बाद लावा के रूप में फैल जाता है, एक बड़ा जमाव बन जाता है, एक परत बन जाती है, तो ये क्या होते हैं, एक बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं और जमाव के रूप में ये प्राप्त होते हैं। अब देखिए कुछ खनिज जो हैं ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कुछ खनिज जो हैं अवसादी चट्टानों के खनिज संस्तरों या फिर परतों में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, क्षैतिज का मतलब इस तरह लेटा हुआ, क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन या फिर जमाव का परिणाम होता है। जैसे कोयला है, कोयला या कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण जो है लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोयला और जो लौह अयस्क हैं ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, और इनका निर्माण जो है लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के परिणाम इनका निर्माण हुआ है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम सम्मिलित हैं, और इनका निर्माण जो विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। देखिए अवसादी चट्टानों में जो दूसरी श्रेणी के खनिज हैं उनमें आपके जिप्सम, पोटास, नमक या सोडियम पाए जाते हैं, और इनका निर्माण बताया गया है। इनका निर्माण कैसे हुआ है, शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। जबकि लौह अयस्क और कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहां पर समझाया गया है, ये चीज इनके बनने की प्रोसेस को समझाया गया है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। जब धरातली चट्टानों का अपघटन होता है तब भी खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। तो बॉक्साइट जो है, जो कि आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका निर्माण इसी प्रकार होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब धरातली चट्टानों का अपघटन होता है, अपघटन का मतलब जो जल या फिर जो अन्य कारक हैं उनके जरिए इनका जब अपघटन होता है तो वहां पर क्या है, जो अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें होती हैं रह जाती हैं। तो जो आपका बॉक्साइट का निर्माण है वो इसी प्रकार की चट्टानों में होता है। देखिए पहाड़ियों के आधार या फिर घाटी तल की रेत में, यानी घाटी तल की रेत में जो जमाव होते हैं जिसको हम अक्सर जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, तो जलोढ़ जमाव के जो निक्षेप होते हैं इनको प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इनमें भी खनिज पाए जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। यानी पहाड़ियों के आधार में या नदी घाटी के तल की रेत में जो जलोढ़ जमाव होते हैं तो यहाँ पर ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो कि जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। तो इन खनिजों में सोना है, चांदी है, टिन या फिर प्लेटिनम पाए जाते हैं। देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि जलोढ़ जमाव के निक्षेप को क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप इसको कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। इसके अलावा महासागरीय जल में नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन जैसे खनिज पाए जाते हैं। हालांकि महासागरों में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनका निष्कर्षण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि महासागरों की लेंथ काफी ज्यादा है। तो महासागरों में खनिज जो है किसी एक जगह पर पाए जाने की अपेक्षा बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। इसी वजह से महासागरों में पाए जाने वाले खनिजों का दोहन कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि महासागर जो है बहुत ज्यादा विशाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है महासागरों से घिरा हुआ है। तो महासागरों की विशालता का आप अनुमान लगा सकते हैं। तो महासागरों में जो खनिज पाए जाते हैं उनका संकेंद्रण किसी एक स्थान पर नहीं होता है, वो बिखरे हुए अवस्था में होते हैं। इस वजह से इनका निष्कर्षण कर पाना, इनका दोहन कर पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। महासागर की जो तली होती है इसमें भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में ये धनी है, यानी कि महासागर की तली जो है उसमें मैग्नीज ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए यहां पर रेड होल खनन के बारे में बताया गया है, काफी चर्चा में रही है ये भी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो अधिकांश खनिज होते हैं राष्ट्रीयकृत हैं। राष्ट्रीयकृत का मतलब क्या है, उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है या फिर राज्य सरकार का नियंत्रण है। यानी हमारे यहाँ अधिकांश जो खनिज हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं, सरकार की संपत्ति हैं, और इनका निष्कर्षण जो है सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। लेकिन जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी भारत के जो अधिकांश राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य बोले जाते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत या समुदायों को प्रदान किया गया है। क्योंकि ये जनजातीय राज्य हैं तो यहाँ पर खनिजों का स्वामित्व सरकार ने अपने अंडर में न लेकर यहाँ पर व्यक्तियों को या फिर यहाँ पर समुदायों को सौंप दिया है। तो जो मेघालय राज्य है, मेघालय में कोयला है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। मेघालय के जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। रेड होल का मतलब क्या है, जैसे जिस प्रकार चूहा छेद बनाता है, चूहा जो है किसी सतह में छेद बनाता है और अंदर घुसता चला जाता है, उसी तरह से यहाँ के जो मेघालय के लोग हैं इन पदार्थों को निकालने के लिए, इनका खनन करने के लिए ये क्या करते हैं, एक पतली संकरी सुरंग बनाते हैं जिसे रेड होल खनन कहा जाता है।
देखिए रेड होल खनन की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके से खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, अवैज्ञानिक तरीकों से खनिजों की खुदाई की जाती है। कई बार क्या होता है, जो इन्होंने सुरंग खोदी होती है उसमें पानी भर जाता है, या फिर कई बार सुरंग धंस जाती है जिससे कि लोग उसमें फंसकर मर जाते हैं, दबकर मर जाते हैं। तो सरकार ने, या फिर कह सकते हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने रेड होल खनन पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी भी बड़े पैमाने पर रेड होल खनन अवैध तरीके से जारी है। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, इसने वर्ष 2014 में अवैज्ञानिक होने की वजह से रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह प्रथा जो है अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। यानी कि ये अवैध तरीके से प्रथा जो है आज भी भारत में जारी है। अब देखिए आगे यहां पर भारत में खनिजों के बारे में बताया गया कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स इन इंडिया। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में खनिजों का जो वितरण है ये काफी ज्यादा असमान है। यानी हमारे समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज जो है किसी एक स्थान पर, या फिर कह सकते हैं समूचे भारत की भूमि पर नहीं पाए जाते हैं, इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य जो अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। यानी जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला खंड है, ये वाला जो खंड है, इसमें जो है कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक या फिर अन्य जो अधात्विक खनिज हैं, इनके अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर, प्रायद्वीप का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, और पूर्वी पार्श्व यानी ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर गुजरात और असम की जो तलछटी है, तो तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व हैं, यहाँ पर इनकी जो तलछट वाली जो चट्टानें हैं, किनारे वाली चट्टानें हैं, इन चट्टानों में खनिज तेल वाले निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में, यानी कि यहाँ पर जो प्रायद्वीप का जो उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो खंड है, यहाँ पर राजस्थान में भी अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी कि जो जलोढ़ मैदान है, गंगा यमुना, जो गंगा और सिंधु की जो सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर आर्थिक महत्व के जो खनिज हैं ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। देखिए यहाँ पर खनिजों के बारे में बताया गया है, अयस्क के बारे में बताया गया है कि जब हम अयस्क निकालते हैं तो अयस्क की जो आर्थिक संभाव्यता है वो क्या होगी। तो अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है डायरेक्टली कि जो भी हम अयस्क निकाल रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात क्या है कि उसमें खनिज कितनी मात्रा में, जो अयस्क हम निकाल रहे हैं उसमें खनिज कितनी मात्रा में है। इसके अलावा खनिज निकालने के बाद वहां पर जिस स्थान से हम खनिज का अयस्क का दोहन कर रहे हैं, उस स्थान पर कितनी मात्रा में अयस्क और मौजूद है, आसपास के लिए मार्केट है या नहीं है जहां पर हम उसको बेच सकें, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तभी हम इन खनिजों का जो आर्थिक महत्व है ये आंक पाते हैं। अगर आसपास मार्केट ही नहीं है तो ये खनिज क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी या आर्थिक मूल्य साबित नहीं होते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर लौह खनिज की बात की गई है, यानी ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, उन खनिजों की यहाँ पे बात हो रही है। तो लौह खनिज जो हैं ये धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं, और ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार भी प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लौहयस्क की बात की गई है, जिससे लोहा प्राप्त होता है। अगर हम वर्तमान की बात करें, देखिए यहाँ पर सभी आंकड़े जो हैं आपके वर्तमान के आंकड़े रखे गए हैं। तो वर्तमान में भारत जो है विश्व में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है विश्व में चौथा बड़ा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, और लौह अयस्क के भंडार के मामले में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यानी अगर हम रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, तो भंडार के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, उसके बाद फिर ब्राजील आता है, फिर रूस है, फिर चीन है, यूक्रेन है, कनाडा है, फिर 7वें नंबर पर भारत आता है। यानी उत्पादन के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर आता है विश्व में, और भंडार के मामले में, लौह अयस्क के भंडार के मामले में भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। सबसे पहले प्रकार का जो लौह अयस्क है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है, और इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें लोहे का अंश लगभग 70% या उससे ज्यादा होता है। देखिए मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। यानी कि मैग्नेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क होता है, इससे निर्मित जो भी लोहा होता है उसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। लगभग 93% मैग्नेटाइट अयस्क भंडार जो है ये आपके दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं, इसमें पाए जाते हैं। अकेले कर्नाटक जो है भारत में मैग्नेटाइट भंडार का 72% योगदान देता है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु और गोवा आता है। यानी कि हमारे भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ा मैग्नेटाइट का भंडार है, सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट अयस्क का भंडार है। मैग्नेटाइट के बाद है आपका हेमेटाइट। देखिए हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है,
और इसका अधिकतम मात्रा में उपभोग भी हुआ है। इसमें लोहे की मात्रा या लोहांश जो है 50 से लेकर 60% तक पाया जाता है। लगभग 79% हेमेटाइट एस के भंडार पूर्वी क्षेत्र जिसमें कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, इनमें पाए जाते हैं। हेमेटाइट के प्रमुख भंडार जो है आपके उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं, यानी भारत का जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में सबसे बड़ा हेमेटाइट एस का भंडार है। उसके बाद फिर झारखंड का नंबर आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर गोवा का स्थान आता है। यहां पर भी ये सभी आंकड़े जो हैं आपके नवीनतम आंकड़े दिए गए हैं। हेमेटाइट के बाद आपका आ जाता है लिमोनाइट। देखिए लिमोनाइट जो है ये पीले या फिर हल्के भूरे रंग का होता है और इसमें लोहे का अंश लगभग 40 से लेकर 60% तक उपस्थित होता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदा सिरड़ी, उत्तराखंड में गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में लिमोनाइट अयस्क पाया जाता है। सबसे निम्न किस्म का जो अयस्क होता है वो होता है सिडेराइट। तो सिडेराइट जो है लोहे का सबसे निम्न प्रकार है और इसमें कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसमें लौह अंश जो है लगभग 20 से लेकर 40% तक उपस्थित होता है और इसे जो है लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है। देखिए सबसे उच्च किस्म का जो इसका लौह अयस्क है वो है मैग्नेटाइट, उसके बाद फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और सबसे लोअर किस्म का जो लौह अयस्क है वो है सिडेराइट। अब देखिए आगे यहां पर उत्पादन के बारे में बताया गया है कि कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो अगर हम 2018-19 की बात करें तो वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उत्पादन जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ है और शेष उत्पादन यानी शेष जो 3% उत्पादन जो है वो अन्य राज्यों में हुआ था। देखिए यहां पर मैंने आपके जो नवीनतम आंकड़े हैं 2020-21 वाले वो आंकड़े यहां पर लिए हैं। तो यहां पे बताया गया है कि उड़ीसा राज्य लौह अयस्क उत्पादन का 51.17% हिस्सा पैदा करता है। ये सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में वर्तमान में आपका उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ जो है 18.09% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। उसके बाद फिर कर्नाटक का स्थान आता है और बाद में जो है झारखंड का स्थान आता है। अगर हम बात करें भंडार की तो देखिए भंडार में भी आपको हमने बताया था कि भंडार दो प्रकार से है। अगर हम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट के मामले में कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है। भाई मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में है और हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार जो उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ पर समग्र लौह अयस्क की अगर हम बात करें, समग्र लौह अयस्क की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। समग्र का मतलब जिसमें हेमेटाइट भी शामिल हो, जिसमें मैग्नेटाइट भी शामिल हो। तो समग्र में अगर हम देखें तो समग्र में आपका कर्नाटक राज्य भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडारक राज्य है। इसके बाद फिर आपका उड़ीसा का स्थान आता है, फिर झारखंड आता है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। देखिए आगे यहां पर भारत में लौह अयस्क की महत्वपूर्ण पेटियों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली जो पेटी है वो आपकी है उड़ीसा झारखंड पेटी। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो मैप है, मैप में मैंने सर्कल कर दिया है। ये जो पेटी है ये आपकी उड़ीसा झारखंड पेटी है। तो मैंने यहां पर जूम करके आपको दिखा दिया, ये आपकी उड़ीसा झारखंड पेटी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि उड़ीसा में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है वो सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर जिलों में स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। उड़ीसा की महत्वपूर्ण खदानें गुरमहिसानी, सुलाईपथ, बादाम पहाड़ खदान जो है मयूरभंज जिले में है, किरुबुरु केंदुझर जिले में पड़ती है, बोनाई खदान जो है सुंदरगढ़ जिले में पड़ती है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी खदानों से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, अक्सर पीसीएस परीक्षा में या फिर यूपीएससी परीक्षा में खदानों के नाम पूछ लिए जाते हैं। आपको एक प्रश्न दे दिया, उस प्रश्न में 4 खदानों के नाम लिख दिए, उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी खदान लौह अयस्क की खदान है। उनमें से ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये खदानों के नाम दिए गए हैं ये किन राज्यों से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ पर खदानों के नाम याद रखने हैं, ये खदानें किन किन राज्यों में पड़ती हैं और ये किस किस अयस्क के निष्कर्षण की खदानें हैं, यहाँ से कौन कौन सा अयस्क निकाला जाता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपकी अगली पेटी आ जाती है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। देखिए यहाँ पर मैं फिर से मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो पेटी आप देख पा रहे हैं ये दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी है। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जूम करने पर आप देख पा रहे हैं ये वाली पेटी, यहां पर इस पेटी की बात हो रही है। तो यह पेटी जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में और छत्तीसगढ़ राज्यों के जो जिले हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दल्ली, राजहरा और दुर्ग में लौह अयस्क की अन्य महत्वपूर्ण खदानें पाई जाती हैं। देखिए दुर्ग, बस्तर जो चंद्रपुर पेटी है, यहाँ का लौह अयस्क जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगली पेटी है आपकी बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। देखिए ये वाली पेटी की बात हो रही है। यहाँ पे फिर से जूम कर दे रहा हूं, ये पेटी जो आपकी है, इस पेटी की यहां पर बात हो रही है। तो ये पेटी जो है कर्नाटक राज्य में पड़ती है। तो कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप जो है बेल्लारी जिले के हॉस्पेट क्षेत्र में और चिकमंगलुरु जिले की बाबाबुदन पहाड़ियों, कुद्रेमुख, सिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित जो कुद्रेमुख की खदानें हैं, ये 100% निर्यात इकाई है। यानी कुद्रेमुख की खदानों से निकलने वाला जो लौह अयस्क है, ये पूरी तरह से निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क जो है कर्दम रूप में, स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। देखिए कर्दम का मतलब क्या होता है, वैसे तो लौह अयस्क जो कैसा होता है, शुष्क अवस्था में होता है, लेकिन इसको पानी में मिलाकर एकदम इसको जो है पानी में मिलाकर कर्दम बना लिया जाता है, घोल टाइप बना लिया जाता है। तो घोल बनाने के बाद जो आपकी बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, उन मोटरों से पाइप के थ्रू इसको पंप किया जाता है और ऐसे करके इसको जो है मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। फिर वहां से इसको जो है विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। अगली आपकी पेटी है, यह है महाराष्ट्र गोवा पेटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो पेटी आप देख पा रहे हैं, यह है आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यह पेटी जो है गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। देखिए यहाँ का जो लोहा है वो उत्तम प्रकार का नहीं है और इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। यानी यहाँ पर जो लोहा है उसका भी बहुत ज्यादा दोहन किया जा चुका है। यहाँ के लोहे को जो है मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। यानी यहाँ पर जो मरमगांव पत्तन है, यहां से इसका जो निर्यात किया जाता है। इसके बाद जो आपका अगला जो धात्विक खनिज है, अगला जो आपका धात्विक खनिज में आ जाएगा वो है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात का मतलब स्टील के विनिर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात या स्टील बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैग्नीज का जो अन्य उपयोग है, ये ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान की बात करें, देखिए यहां पर सभी आंकड़े नवीनतम आंकड़े हैं। तो भारत विश्व में मैग्नीज अयस्क का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी विश्व में मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। राज्यवार स्थिति देखें तो राज्यवार यहां पर मैंने जो नवीनतम आंकड़े हैं 2019-20 के इंडिया मिनरल ईयरबुक जो आती है उसके थ्रू मैंने आंकड़े यहां पर लिए हैं। तो यहां पर नवीनतम आंकड़े हैं। तो राज्यवार जो है उड़ीसा 44% हिस्सेदारी के साथ कुल भंडार में सबसे ऊपर है। इसके बाद फिर उड़ीसा के बाद कर्नाटक का स्थान आता है। कर्नाटक में 22% भंडार पाया जाता है। फिर एमपी का स्थान आता है। फिर महाराष्ट्र, गोवा दोनों में 7-7%, आंध्र प्रदेश और झारखंड का स्थान आता है। यानी सबसे बड़ा मैग्नीज का भंडार उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद फिर कर्नाटक राज्य में है, फिर मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है। देखिए मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो यहां पर उत्पादन की मात्रा बताई गई है, जिसकी 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 33% की थी। यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। जबकि सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र में 25% का उत्पादन हुआ, फिर उड़ीसा का स्थान आता है। हमेशा आपको जो है भंडार और उत्पादन में अंतर याद रखना है। भंडार का मतलब होता है रिजर्व, कितना बड़ा रिजर्व है। उत्पादन का मतलब क्या है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हम अयस्क का निष्कर्षण कर पा रहे हैं, कितना अयस्क हम खोद कर निकाल रहे हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, जबकि भंडार इसका सबसे बड़ा उड़ीसा राज्य में है। अब देखिए यहां पर अलौह खनिज की बात की गई है। तो अलौह खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है। तो तांबा, बॉक्साइड, सीसा, सोना और चांदी आदि ये प्रमुख अलौह खनिज हैं और ये जो है धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर तांबे की बात की गई है, कॉपर की बात की गई है। देखिए तांबे की अगर बात करें तो भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन जो है ये क्रांतिक रूप से न्यून है। यानी हम अपनी जो तांबे की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं। यानी हम विभिन्न देशों से तांबे का आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। आघातवर्ध का मतलब होता है कि तांबे की हम पतली से पतली चादर बना सकते हैं। आघातवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग जो मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट खदानें हैं देश का लगभग 53% तांबा उत्पन्न करती हैं। इसके पश्चात राजस्थान की खेतड़ी की खदानों का स्थान आता है। यानी कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा जो तांबे का प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से होता है। उसके बाद फिर राजस्थान की जो खेतड़ी की खदान है उनका नंबर आता है। देखिए झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से हो रहा है। उसके बाद फिर राजस्थान की जो खिचड़ी खदानें वो आ जाती हैं। झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि जिला है जो है वो भी तांबे का मुख्य उत्पादक जिला है। 2018-19 के दौरान मध्य प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक राज्य था, जिसने कुल उत्पादन का लगभग 53% उत्पादन किया।
इसके बाद फिर राजस्थान का नंबर, राजस्थान ने लगभग 42% का उत्पादन किया और फिर झारखंड ने 4% का उत्पादन किया। तो यहाँ पर नवीनतम आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। तांबे अयस्क का जो सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में इसका 53.81% का भंडार है। इसके बाद फिर झारखंड का नंबर आता है, झारखंड में 19.54% का भंडार है। फिर एमपी का नंबर आता है, एमपी में 18.75% का भंडार है। हालांकि उत्पादन के मामले में एमपी पहले स्थान पर है, फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका झारखंड है। लेकिन भंडार के मामले में राजस्थान, फिर उसके बाद झारखंड, फिर एमपी का स्थान आता है। देखिए आगे यहाँ पर बॉक्साइट अयस्क के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। वैसे तो अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिनियम के लिए जैसा दिखने वाला जो पदार्थ है ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। यानी बॉक्साइट निक्षेप कब बनते हैं? जब एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध जो व्यापक भिन्नता वाली चट्टानें होती हैं, इनका जब विघटन होता है तो बॉक्साइट निक्षेपों का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का भी है और सुचालक भी होता है। सुचालक का मतलब इसमें अच्छे से बिजली प्रवाहित होती है, तो सुचालक है। इसमें अत्यधिक घातवर्तता का मतलब इसकी हम पतली से पतली चादर बना सकते हैं, ये पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर देश के बॉक्साइट भंडार में अकेले उड़ीसा का योगदान 41% का है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है 20% का, फिर आंध्र प्रदेश का 12% का, फिर गुजरात, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। 2020-21 के दौरान कुल उत्पादन में लगभग 76% की हिस्सेदारी के साथ उड़ीसा जो है अग्रणी उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप और कालाहांडी, बोलंगीर और संबलपुर जिले ये अग्रणी उत्पादक हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा सबसे बड़ा भंडारक भी है और सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यानी उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार 41% का लगभग भंडार पाया जाता है और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा ही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोहारदागा जिले के पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप पाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो अमरकंटक पठार में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर में जो है महत्वपूर्ण बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बॉक्साइट के उत्पादक हैं। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में पहला खनिज है अभ्रक या माइका। देखिए अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरड़ क्रम में पाया जाता है। यानी या तो प्लेटों के रूप में या फिर पतरड़ का मतलब इसकी जो चादरें होती हैं उस क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है, यानी इसकी मोटी से मोटी और बारीक से बारीक चादरें बनाई जा सकती हैं। अभ्रक जो है पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले या फिर भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ऊर्जा न्यास या फिर निम्न गुणांक, विसंवहन के गुण यानी इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टीज इसकी जो है और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता की वजह से अभ्रक जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में या विद्युत उद्योग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक के निक्षेप जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी ये इसकी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है अजमेर के आसपास हैं। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये पहले स्थान पर है। उसके बाद फिर राजस्थान का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। देश के कुल अभ्रक भंडार में 41% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश जो सबसे ज्यादा आगे है। इसके बाद फिर राजस्थान का स्थान आता है, फिर उड़ीसा का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार का स्थान आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उत्पादन और भंडार के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर आता है। सेकंड नंबर पर है आपका चूना पत्थर या लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये अधिकांशतः जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और जो लौह प्रगलन है इसकी भट्टियों के लिए यह अनिवार्य है। यानी लौह प्रगलन भट्टियों में लोहे के साथ चूना पत्थर को डाला जाता है। कर्नाटक कुल भंडार का 27% हिस्सा रखने वाला अग्रणी राज्य है। देखिए यहाँ पर वर्तमान के आंकड़े हैं तो कर्नाटक जो है चूना पत्थर के भंडार में सबसे आगे है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसके 12% भंडार आते हैं। फिर गुजरात का स्थान आता है, फिर मेघालय, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़ और फिर एमपी, इनका स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा इसका भंडार जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के बाद फिर आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। राजस्थान जो है कुल उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य है। राजस्थान में इसका 20% उत्पादन अकेले होता है। उसके बाद फिर एमपी में 13%, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 12%, कर्नाटक में 10%, तमिलनाडु और तेलंगाना में 7% और गुजरात में 6% इनका उत्पादन होता है। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जो है राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान उत्पादन के मामले में अग्रणी है, जबकि भंडार के मामले में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर आता है। अब देखिए यहां पर खनिजों का संरक्षण, यानी खनिजों के संरक्षण की बात की गई है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खनिजों का निर्माण कोई 1 या 2 साल में नहीं होता है। खनिजों के निर्माण की जो प्रक्रिया जो है ये हजारों साल या लाखों साल में होती है। यानी खनिजों का निर्माण हजारों या लाखों साल के फलस्वरूप होता है। और जिस गति से हम खनिजों का दोहन कर रहे हैं, तो उनकी जो पुनर्भरण की जो दर है वो बहुत धीमी है, अत्यंत मंद है, जबकि इनका दोहन हम जो है बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम इन खनिजों को बचाएं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी खनिज ये उपलब्ध रहें। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रॉपर्टी का 1% हिस्सा। यानी जो खनन योग्य आपकी निक्षेप की जो कुल राशि है ये भूप्रॉपर्टी का मात्र 1% हिस्सा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके जो पुनर्भरण की जो दर है ये अपरिमित रूप से थोड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जिस गति से हम खनन कर रहे हैं उस गति से इसकी जो पुनर्भरण की जो दर है बहुत कम है, बहुत अल्प है। इसलिए खनिज संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं और अनवीकरण योग्य हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, खनिज संसाधन कैसे हैं? सीमित संसाधन है और अनवीकरण योग्य हैं। यानी एक बार अगर इनकी समाप्ति हो जाएगी तो इनके फिर से बनने में, इनके फिर से पुनर्भरण में लाखों साल लग जाएंगे। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती जाती है। देखिए अयस्कों का अगर लगातार हम उत्खनन करते हैं तो लागत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं तो गहराई में बढ़ने के साथ साथ जो खनिज की जो उत्पादन लागत है, वो अयस्क की जो उत्पादन लागत है वो बढ़ती जाती है, और गहराई में बढ़ने के साथ उनकी जो गुणवत्ता है वो भी घटती जाती है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि सुनियोजित का मतलब क्या है कि हमें प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध इस्तेमाल करें। और सतत पोषणी का मतलब क्या है कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी खनिज ये बचे रहें। इसके अलावा जो धातुएं हैं इनका पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का पुनः प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग, यानी कि इनकी जगह कुछ अन्य अल्टरनेटिव अपनाएं ताकि जो खनन इत्यादि क्रियाएं उनमें कमी आए। तो ये भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। आगे यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के बारे में बात की गई है, यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होती है। जैसे घरों में खाना पकाने में, रोशनी या फिर ताप के लिए, जैसे रात के समय प्रकाश करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर्दियों में ताप के लिए, जैसे सर्दियों में जब हमें सर्दी लगती है तो सर्दी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी या उपले इत्यादि जलाते हैं या बिजली के हीटरों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गाड़ियों के संचालन के लिए जो परिवहन के जो साधन हैं, जैसे आपकी बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, इन सबको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या फिर जो उद्योगों में लगी हुई मशीनरी है, उन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का जो उत्पादन है यह ईंधन खनिजों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या फिर विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए परंपरागत संसाधनों का मतलब क्या है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, तो इन्हें परंपरागत संसाधन कहा जाता है। गैर परंपरागत का मतलब क्या है कि इन संसाधनों का इस्तेमाल अभी हाल के ही कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है। जब से नवीन प्रौद्योगिकी आई है, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, तब से इन संसाधनों का विकास हुआ है। तो इस वजह से इनको जो है गैर परंपरागत साधन कहा जाता है। तो परंपरागत साधनों में आपकी लकड़ी है, उपले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। विद्युत में जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों प्रकार से विद्युत बनती है, तो ये सब सम्मिलित हैं। ये आपके परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। वहीं गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस या फिर परमाणु ऊर्जा, ये सब शामिल किए गए हैं। अगर हम भारत के ग्रामीण परिवेश की बात करें तो आज भी भारत में जो ग्रामीण परिवेश है वहां पर जो अधिकांश आबादी है वो लकड़ी और उपले पर डिपेंड है। तो एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का लगभग 70% से अधिक भाग जो है ये लकड़ी और उपले से प्राप्त होता है। ये भारत की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। तो यहां पर पहला स्रोत है कोयला, कोल। देखिए भारत में कोयला जो है ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों
और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है, यानी इसका उत्पादन जो है उद्योगों के लिए और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। देखिए, जैसे हम बात करें हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन की, तो हमारे यहाँ अधिकांश विद्युत का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के जरिए होता है, यानी आज भी भारत में 65 से 70% जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले के इस्तेमाल से बनाई जाती है। कोयले का प्रयोग करके वो बिजली बनाई जाती है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। कि लाखों साल पहले जो पादप पदार्थ जमीन के नीचे दब गए थे तो उनके संपीड़न से कोयले का निर्माण हुआ है। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला जो है अनेक रूपों में पाया जाता है। तो यहां पर विकास क्रम के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। तो पहला प्रकार है यहां पर पीट कोयला। देखिए, पीट कोयला जो है दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी की उच्च मात्रा होती है और इसकी निम्न ताप क्षमता होती है, यानी इसको जलाने पर बहुत ज्यादा ताप प्राप्त नहीं होता है, निम्न ताप क्षमता होती है। इसमें कार्बन का अंश मात्र 40% या इससे कम पाया जाता है। पीट के बाद आ जाता है आपका लिग्नाइट कोयला। देखिए, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 40 से लेकर 55% तक होती है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ये लिग्नाइट का प्रमुख भंडार जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। सबसे ज्यादा भंडार इसका तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अगले प्रकार का कोयला है आपका बिटुमिनस कोयला। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है और भारत में पाया जाने वाला जो अधिकतर कोयला है वो इसी श्रेणी का है, यानी भारत में अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। देखिए, वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रकरण में विशेष महत्व है। यानी कि धातु शोधन का मतलब क्या है, जैसे लोहा अयस्क है उसको गलाने में, उससे अशुद्धियां बाहर निकालने में या लोहे को गलाने में बिटुमिनस कोयले का ही इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 55 से लेकर 80% तक होती है। बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए, यहां पर बताया गया है कि भारत के कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है और गैर कोकिंग श्रेणी का है और ये गोंडवाना कालक्रम का कोयला है। यानी कि ये कोयला जो है गोंडवाना कालक्रम का भारत में अधिकांश कोयला पाया जाता है। कोयले का अगला प्रकार है एंथ्रासाइट कोयला। देखिए, एंथ्रासाइट जो है ये कोयले का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है और कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें 80 से लेकर 95% तक कार्बन पाया जाता है। इसकी जो तापीय क्षमता है सर्वाधिक होती है और इसके दहन के पश्चात अत्यल्प राख बचती है, बहुत कम राख बचती है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर के कालाकोट या रियासी में अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, भारत में जो कोयले का विकास है इसके बारे में चर्चा की गई है कि भारत में कोयले का विकास कैसे हुआ है। तो भारत में कोयले का विकास 2 प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। तो पहला है यहां पर गोंडवाना युगीन शैल क्रम। देखिए, गोंडवाना युग का जो कोयला है इसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है और भारत में अधिकांश कोयला यानी लगभग 80% या उससे ज्यादा कोयला जो है गोंडवाना क्रम की शैलों में से प्राप्त होता है। इस कोयले को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है। तो इसी वजह से इसको जो है धातु शोधन उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तो गोंडवाना युग के कोयले को धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी में पश्चिम बंगाल और झारखंड रीजन आ जाता है। गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी और वर्धा नदी घाटी हैं। झारखंड का जो झरिया है जो कि दामोदर घाटी में पड़ने वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। अगले क्रम में आ जाता है आपका टर्सरी युगीन शैल क्रम। देखिए, टर्सरी युग के जो निक्षेप हैं ये लगभग 55 लाख वर्ष या 60 लाख वर्ष पुराने हैं और इस क्रम के कोयले में राख और सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो तापोत्पादक शक्ति होती है कम होती है, यानी इसको जलाने से बहुत ज्यादा ऊष्मा नहीं मिलती है। इसकी जो तापोत्पादक शक्ति है ये कम होती है। तो इसी वजह से इसका उपयोग उद्योगों में बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे आपके जो मेघालय है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड रीजन में कोयला पाया जाता है। तो भारत में कोयला जो है 2 कालक्रमों का पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, गोंडवाना युगीन और टर्शियरी युगीन। अगला परंपरागत ऊर्जा का साधन है पेट्रोलियम। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक यानी मशीनों को लुब्रिकेंट और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है।
तेल शोधनशालाएं यानी रिफाइनरीज, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती हैं। देखिए रिफाइनरीज में क्या होता है, खनिज तेल का परिशोधन होता है। तो जब खनिज तेल को परिशोधित किया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं और ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि तेल शोधनशालाएं जो हैं एक अनेक उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की जो सेल संरचनाएं हैं इनके अपनति यानी एंटीक्लाइन और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। एंटीक्लाइन का मतलब इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं, उभरी हुई संरचनाएं इस तरह की होती हैं जमीन के अंदर, उनमें इनकी उपस्थिति पाई जाती है, और या फिर जो भ्रंश ट्रैप होते हैं वहां पर इनकी उपस्थिति पाई जाती है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। संरंध्र का मतलब होता है कि ऐसा चूना पत्थर जिसमें छिद्र हो। संरंध्र का मतलब जिसके अंदर छिद्र हो तो उसके अंदर ये प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने या फिर नीचे रिसने से रोकती हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तेल होता है तो तेल वाली जो परतें होती हैं वो संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर वाली होती हैं जिनमें तेल प्रवाहित हो सकता है। संरंध्र का मतलब जिनके अंदर छेद होते हैं, जिन चट्टानों के अंदर छेद होते हैं तो वो परतें होती हैं। और इसके ऊपर जो मध्यवर्ती वाली जो परतें होती हैं वो असंरंध्र होती हैं। संरंध्र का मतलब जिनके अंदर छेद नहीं होते हैं, जिससे कि ये तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से ये रोकती हैं। तो देखिए पेट्रोलियम जो है ये संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी इसी के साथ ही होती है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आपका मुंबई और गुजरात रीजन है, इधर आपका जो असम वाला रीजन है ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर जो है गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट और बताए गए हैं कि भारत में सबसे पहले खनिज तेल कुआं की जो खोज है, यानी खनिज तेल का जो कुआं है ये ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई और भारत में खनिज तेल के उत्पादन की शुरुआत हुई। यानी हमारे यहाँ सबसे पहले खनिज तेल वाला जो कुआं है ये असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था, जबकि डिगबोई में जो है 1889 में खुदाई की गई है और यहाँ से खनिज तेल उत्पादन की बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई है। भारत की पहली तेल शोधन इकाई, तेल शोधन का मतलब पहली रिफाइनरी, इसको असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में स्वतंत्रता से पहले 1901 में स्थापित किया गया था। यानी हमारे देश में पहली जो रिफाइनरी है ये 1901 में असम राज्य के डिगबोई रीजन में स्थापित की गई थी और आगे चलकर स्वतंत्र भारत की पहली जो तेल शोधनशाला है, रिफाइनरी जो है 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। इसके बाद है प्राकृतिक गैस। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह भी मुक्त हो जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसे जो है ऊर्जा के एक साधन के रूप में या फिर पेट्रो रसायन उद्योग के लिए एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन की वजह से प्राकृतिक गैस को जो है पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। देखिए जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस में जब हम इसका दोहन करते हैं, जब इसको हम यूज करते हैं तो इससे जो है कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। इसी वजह से प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन, परिवहन ईंधन में आप जानते हैं सीएनजी का इस्तेमाल होता है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन जो है पीएनजी है, यानी पाइप्ड जो नेचुरल गैस है, इसके रूप में उभर रहा है। यानी आपने देखा होगा शहरों में सीएनजी वाले वाहन चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले जो वाहन चलते हैं, और शहरों के जो निवासी हैं, अच्छी खासी जो सोसाइटी होती हैं, वहाँ के लोग सिलेंडर पर निर्भर नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गैस की पाइपलाइन पड़ी होती है और उस पाइपलाइन का कनेक्शन घर घर में दिया जाता है। तो यहाँ पर खाना पकाने के लिए पीएनजी का मतलब क्या, पाइप्ड नेचुरल गैस के जरिए घरों में खाना पका रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हम लोग परिवहन में भी कर सकते हैं और खाना पकाने के ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और हो भी रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। यानी मुंबई हाई में और इससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्र ये पश्चिमी तट पर ही पाए जाते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपीड़ित करते हैं। यानी कुछ खंबात बेसिन में भी क्षेत्र पाए जाते हैं। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज की गई है। यानी जो आपका पूर्वी तट है, यहाँ पर कृष्णा गोदावरी वाला जो बेसिन है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज की गई है। हालांकि यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस का उत्खनन है वो अभी आरंभ नहीं हुआ है, उसको निष्कर्षण करने का जो प्रक्रिया हुई आरंभ नहीं की गई है। यहाँ पे बताया गया कि गेल, देखिए गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो गेल के द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, इसने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जुड़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाइपलाइन का यहाँ पे दिखाया गया है कि ये भारत की पहली गैस पाइपलाइन थी। तो ये पहली जो 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी और इसका निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा किया गया था। तो इस क्षेत्र में जो है आपका जो मुंबई है जो बसीन क्षेत्र है, इसको उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनसे जोड़ा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देखिए अभी वर्तमान में आपका जो गैस पाइपलाइन वाला विस्तार है ये लगातार जारी है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। यानी कहने का मतलब यह कि अभी लगभग हमारी जो परिचालन वाली जो पाइपलाइनें हैं, जो कि अभी जिनमें अच्छे से हम लोग जो आपके ईंधन है या फिर पाइप गैस का परिवहन कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे बताई गई लंबाई लगभग 18,500 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले समय में जो आपकी निर्माणाधीन आपकी गैस पाइपलाइन है, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो लगभग 34,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हमारे यहाँ हो जाएगी। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद है विद्युत। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत हमारे जीवन का एक अहम आधार है। हमारे घरों को चलाने के लिए, हमारे घर में रोशनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत बहुत आवश्यक है। उद्योगों के लिए विद्युत बहुत आवश्यक है। तो विद्युत जो है मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे पहला प्रकार है जो आपका प्रवाही जल है। तो प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे आप जानते हैं कि प्रवाही जल है, एक डैम वगैरह बना लिया, डैम में पानी भरकर प्रवाही जल से हम अपना जो टरबाइन घुमा रहे हैं तो इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन बनाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर विद्युत 2 प्रकार उत्पन्न होती है, एक जल विद्युत और दूसरा ताप विद्युत। और एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत जो है एक जैसी ही रहती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीकरणयोग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक नवीकरणयोग्य संसाधन है। इसी वजह से जल विद्युत क्या है, एक नवीकरणयोग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागर परियोजना है, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन है और कोपली हाइडल परियोजना है। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो कि भारत में विद्युत उत्पन्न करती हैं। देखिए इसके अलावा बहुत सारी परियोजनाएं हैं, यहाँ पर कुछ के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर कोपली जल विद्युत के बारे में बताया है। देखिए कोपली हाइडल जल विद्युत परियोजना जो है ये 275 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो कोपली नदी और उसकी सहायक नदी उमरोंग धारा पर है और यह भारत में असम राज्य के दीमा हसाओ राज्य जिले में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें ताप विद्युत की, तो देखिए ताप विद्युत घर जो है ये अनवीकरणयोग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो देखिए ताप विद्युत ग्रह कैसे हैं, अनवीकरणयोग्य जीवाश्म ईंधन वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऊर्जा के अनवीकरण साधन माने जाते हैं। आगे फिर है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने से गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए नवीकरणयोग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। और ये सब क्या है, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं, क्योंकि ये साधन जो है हाल के कुछ वर्षों में प्रचलित हुए हैं। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है तब ये संसाधन प्रचलित हुए हैं। इसी वजह से इन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा की। देखिए परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा जो है अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है और जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो यहाँ पर परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा को जनरेट करने में जो ईंधन होता है उस ईंधन में यूरेनियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम जो है जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इनका प्रयोग जो है परमाणु या फिर आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, ईंधन के तौर पर किया जाता है। केरल में मिलने वाली जो मोनोजाइट रेत है, मोनोजाइट बालू है, इसमें भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। देखिए कई बार पूछा गया है कि मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है, मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। अब देखिए भारत के यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके बारे में बात की गई है कि भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी एक्टिव हैं। तो भारत के 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसके बाद फिर है रावतभाटा जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसके बाद फिर आपका काकरापारा, देखिए काकरापारा जो है ये गुजरात में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा जो है कर्नाटक में है और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। तो ये भारत के 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। दूसरे प्रकार की आपकी जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की अवस्थिति के बारे में आपको पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। तो भारत की जो अवस्थिति है, इस अवस्थिति में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है, तो इस वजह से भारत जो है उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं भी हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण या फिर सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देखिए, भारत के जो पश्चिमी भाग हैं, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, इसमें सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर खुली हुई धूप या फिर साल भर अत्यधिक धूप यहाँ पर प्राप्त होती है। इस वजह से यहाँ पर सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। इसके बाद है पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा फार्म वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर तेज हवाएं चलती हैं। तो पवन ऊर्जा फार्म खास करके जो आपके कोस्टल राज्य हैं, तटीय इलाके हैं, वहां पर स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि तटीय राज्यों में हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल और मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा फार्म वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर तेज हवाएं चलती हैं। तो तेज हवाएं जो आपके जो समुद्र तटीय राज्य होते हैं वहां पर तेज हवाएं चलती हैं, तटों पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो ये वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। अगला है आपका बायोगैस। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि यहां पर हम क्या करते हैं, जो आपका घरेलू अपशिष्ट है या मानव अपशिष्ट है उसका प्रयोग करके बायोगैस उत्पन्न करते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं या फिर मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बायोगैस में क्या है, जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया जो जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं और यहाँ पर उससे गैस उत्पन्न होती है। और इस गैस की तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपले या फिर चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र जो है नगर पालिका या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सहकारिता जो है, या फिर निजी स्तर पर भी ये लगाए जाते हैं। देखिए, ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्र को गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र जो है ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं। एक तो ऊर्जा के रूप में, यानी एक तो इनसे बनने वाली जो गैस है उससे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसमें जो ये लोग गोबर डालते हैं उस गोबर से खाद बन जाती है। दूसरा, उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। अगला है आपका ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन महासागर में ज्वार भाटा आता रहता है, तो महासागरों का जो जल का स्तर है ऊपर नीचे होता रहता है। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, खास करके जो सक्रिय खाड़ियां होती हैं। तो सक्रिय खाड़ियों में हम ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं, यानी बाढ़ का जो पानी है उसको रोककर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में सक्रिय खाड़ीनुमा प्रदेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और जो बांध होता है उसका द्वार बंद होने पर बांध में ही पानी रह जाता है। बाद में क्या करते हैं, जैसे हाई टाइड आया, ज्वार आया, हाई टाइड में क्या करते हैं, यहाँ पर जो बांध बनाया है उस बांध में हमने पानी भर लिया, ठीक है। अब जैसे हाई टाइड का लो टाइड आया तो पानी नीचे उतर गया, लेकिन बांध में पानी भर गया। बाद में क्या करेंगे, इस बांध वाले पानी में, जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को पाइप के जरिए हम टरबाइन तक पहुंचाएंगे। तो इस पाइप से जब पानी तेज गति से निकलेगा तो इससे टरबाइन घूमने लगेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ज्वारी ऊर्जा जनरेट होगी, यानी कि ज्वार के पानी से ऊर्जा जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर वही मैकेनिज्म समझाया गया है। भारत की बात करें तो भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा की डेल्टा में ज्वारी तरंगों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। यानी भारत में कहाँ पर ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है उन क्षेत्रों के नाम बताए गए हैं। तो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है और पश्चिमी तट पर गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वारी तरंगों को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आदर्श दशाएं हैं। अब आगे है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत जो है इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक परतों में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है ये बढ़ने लगता है। तो यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अब तक पृथ्वी के केंद्र तक खुदाई नहीं कर पाया है, क्योंकि अंदर जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है और ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अंदर बढ़ने पर क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और उनके ऊपर
उपस्थित जो जल होता है वो भी गर्म हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग जो है टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे करके भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। प्रायोगिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होगा, बस एक प्रैक्टिकल स्तर पर यहाँ पे प्रोडक्शन करके देखेंगे कि क्या वास्तव में भूतापीय ऊर्जा का दोहन भारत में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक प्रैक्टिकल स्तर पर ये करके देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको किसी भी वीडियो से संबंधित नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स के साथ साथ आपको इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी। तो आपको जो है बने बनाए जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, आपके समय की बचत भी होगी और साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार आपको ये सीरीज अच्छे समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।